हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के हमारे जो थिंकर हैं वो राधा कमल मुखर्जी हैं। राधा कमल मुखर्जी 7 दिसंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1968 में इनकी डेथ हुई थी। वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ। 1917 से 1921 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही ये अर्थशास्त्र और राजनीतिक जो दर्शन शास्त्र है उसे पढ़ाते रहे। 1920 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल करी। उसका जो टॉपिक था वो था भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, ये इनका विषय था। क्या विषय था? भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। 1921 से 1952 तक ये लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के रूप में रहे। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी का समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा, इसके कुछ पॉइंट्स बनाए मैंने। उन पॉइंट्स के आधार पर इनके योगदान को समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने समाजशास्त्र के लिए एक सामान्य सिद्धांत की बात की, एक जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी की बात करी इन्होंने। इनका मानना था समाज एक अखंड व्यवस्था है, इसलिए समाज के विषय में वास्तविक ज्ञान तभी हो सकता है जब हम समाज का समग्रता से इन टोटलिटी के रूप में अध्ययन करें। ठीक है, जैसे पारिस्थितिक विज्ञान है, इसकी दृष्टि अगर आप समाज को देखें तो एक प्रदेश है। ठीक है, अगर पारिस्थितिक विज्ञान वाले समाज को पढ़ेंगे तो एक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र वाले अगर समाज के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो वर्ग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से समाज क्या एक संस्था है, और नैतिक दृष्टि से समाज क्या है? आदर्श और मूल्यों के चरित्र निर्माण की एक व्यवस्था है। ठीक है, अलग अलग खंडों में बांट के इसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए राधा कमल मुखर्जी ने इनको कहा था कि समाज का अध्ययन करना है तो समग्रता में, इन टोटलिटी में करना चाहिए, क्योंकि समाज क्या है? एक अखंड व्यवस्था है, उसी में पारिस्थितिक विज्ञान भी है समाज में। ये इनका ही मानना है। ठीक है, वो अर्थशास्त्र को भी समाज का ही एक अंग मानते हैं। ठीक है, नैतिक दृष्टि से देखिए तो जो आदर्श मूल्य और चरित्र हैं वो भी समाज के ही अंग है। तो ये मानते हैं कि समाज के लिए जो सिद्धांत बनाए वो एक सामान्य सिद्धांत बनाए, एक जनरल थ्योरी बनाए, अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसमें थ्योरीज डेवलप ना की जाए, एक कॉमन थ्योरी डेवलप की जाए जो सबके लिए उपयोगी हो। ठीक है, दूसरा उनका कॉन्सेप्ट था समाज क्या है? एक मुक्त व्यवस्था। वो समाज को एक मुक्त व्यवस्था मानते थे, सोसाइटी एज एन ओपन सिस्टम। ठीक है, बंद व्यवस्था में क्या होता है? बंद व्यवस्था में व्यक्ति का व्यवहार समाज में क्रियाशील शक्तियों द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार किसके द्वारा निर्देशित होता है? समाज की क्रियाशील शक्तियों द्वारा। ठीक है, मुखर्जी ने मुक्त व्यवस्था के 3 लक्षणों का उल्लेख किया है। ये मानते थे कि समाज क्या एक मुक्त व्यवस्था है। इसके लिए उन्होंने जो 3 लक्षण है इसके मुक्त व्यवस्था की वो बताया। द ओपन इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ रीजन एंड सस्टेंस। ठीक है, मतलब समाज के लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी पारिस्थितिक व्यवस्थाओं जैसे भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। ठीक है, समाज के जो लोग हैं इनको अपने जीवन निर्वाह के लिए जो इकोलॉजी हमारी जो चारों तरफ जो इकोलॉजी है जिससे हमें अनुकूलन करना होता है। ठीक है, द ओपन सोशियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेटस। जो समाज के लोग हैं इनको सामाजिक जो संस्थाएं हैं और जो परिस्थितियाँ हैं उनके साथ अनुकूलन करना पड़ता है। द ओपन इथिकल सिस्टम ऑफ ग्रुप एंड वैल्यूज। जो समाज के जो इथिकल सिस्टम है, जो जो मूल्य हैं उनके साथ भी समाज के लोगों को जीवन निर्वाह के लिए अनुकूलन करना पड़ता है। तो ये 3 इन्होंने लक्षण बताए थे जो समाज को एक मुक्त व्यवस्था दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था इनका समाज के, इन्होंने प्रकार बताए समाज के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन्होंने बताई 6 तरह की आवश्यकताएं बताई इन्होंने। पहली बताई इन्होंने समाज को इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना चाहिए। समाज को क्या बनाए रखना चाहिए? एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना चाहिए। जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, सभी सही अनुपात में ही रहने चाहिए। अगर मान लो जन्म दर बहुत बढ़ गई तो भी समाज के लिए नुकसानदायक है, और अगर मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ गई तो भी समाज के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इसी तरह से हम और भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जैसे अपराध दर अगर ज़्यादा बढ़ गई तो भी समाज के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बनाए रखना चाहिए। सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना चाहिए। अब सामाजिक नियंत्रण के काम कौन कौन करते हैं? सामाजिक नियंत्रण के लिए जो हमारे कानून है, हमारे धर्म है, ये काम करते हैं। ठीक है, अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगे तो सामाजिक नियंत्रण भी बेहतर बना रहेगा। अभिजातीय वर्ग तथा सामान्य लोगों में सत्ता और स्वतंत्रता का उचित बंटवारा होना चाहिए। जो सत्ता और स्वतंत्रता है
उसका बंटवारा ठीक से होना चाहिए ताकि समाज रुग्णता की तरफ ना जाए और एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो सके। व्यक्तियों तथा समूह के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आज के टाइम में ये काम क्या कर रहा है, कोर्ट इस काम को करता है। ठीक है, सदस्यों का उचित जीवन स्तर बनाए रखना चाहिए। जो समाज के सदस्य हैं उनका जीवन स्तर उचित बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अंतिम रूप से समाज को सर्वोच्च मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए। जो सर्वोच्च मूल्य हैं समाज के, उनकी स्थापना करनी चाहिए। तो ये क्या है, समाज के कार्य इन्होंने या समाज की जो आवश्यकताएं ये इन्होंने बताई है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया समाज का महाविज्ञान, मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी। इन्होंने समाज शास्त्र को एक महाविज्ञान बनाने का प्रस्ताव रखा था। देखते हैं, डॉक्टर मुखर्जी ने समाजशास्त्र को एक महाविज्ञान बनाने का सुझाव दिया। इस विज्ञान में मानव पारिस्थितिकी, मूल्यों तथा प्रतीकों संबंधित सिद्धांत वो समाजशास्त्र के सिद्धांत सम्मिलित होंगे। सामान्यतः समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है वही हम पढ़ते हैं। इन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन जो इकोलॉजी है, और जो मूल्य और जो प्रतीक है उनसे संबंधित सिद्धांत है, उनका भी समावेश समाजशास्त्र के सिद्धांत में होना चाहिए। और फिर इसका जो रूप है वो एक मास्टर साइंस के रूप में होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका कॉन्सेप्ट था वो है मूल्यों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यूज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है और इन्हीं के लिए ज़्यादातर इनको जाना भी जाता है। 2 बुक्स लिखी थी इन्होंने, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़। इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने मूल्यों से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ में इन्होंने बताया कि मूल्यों के समाजशास्त्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने। इसमें मूल्यों की उत्पत्ति बताई, उद्विकास बताया, मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियम तथा मूल्यों की सुरक्षा आदि का प्रतिपादन किया। जो दूसरी पुस्तक थी द डायमेंशन ऑफ वैल्यू, पुस्तक में इन्होंने क्या करा, विभिन्न आयाम, मूल्यों के विभिन्न आयाम का उल्लेख किया। आयाम किसमें, जीव विज्ञान का में इन्होंने, जीव विज्ञान में लोगों ने जो किस तरह से सिद्धांत दिए हैं मूल्यों के लिए, मनोविज्ञान में किस तरह दिए, दर्शन शास्त्र में किस तरह दिए, उन सब का को इन्होंने बताया कि सभी जो साइंस है, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी मूल्यों के बारे में इन्होंने बताया। सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करते हुए राधा कमल मुखर्जी लिखते हैं, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, किसके द्वारा मान्यता प्राप्त, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक आदि मान्यता तथा अभिलाषाएं बन जाती है। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला है साध्य मूल्य, ठीक है, और दूसरा है इनका साधन मूल्य। ठीक है, साध्य मूल्य, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, साधन मूल्य, इसका इंग्लिश तो ठीक है। साध्य मूल्य अमूर्त एवं पारलौकिक होते हैं। इनका संबंध जीवन के उच्चतम आदर्शों एवं लक्ष्यों से होता है। सत्यमेव जयते इसका उदाहरण है। ठीक है, मतलब जो साध्य मूल्य होते हैं ये हमारे जीवन के उच्चतम आदर्श होते हैं। हम चाहते हैं कि हम इनको पालें। ठीक है, जैसे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ये जो मूल्य है इसको सभी सोसाइटी, चाहे कोई सी भी सोसाइटी हो, ठीक है, उसमें इस मूल्य को माना जाएगा। ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। देखो एक बड़ा मूल्य है। ठीक है, इसलिए साध्य मूल्य है। दूसरा जो प्रकार बताया इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, मतलब साधन मूल्य, स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता, प्रस्थिति, पेशा आदि से संबंधित मूल्य साधन मूल्य। मतलब साध्य मूल्य को प्राप्त करने के लिए जिन मूल्यों का सहारा लेते हैं वो साधन मूल्य हैं। जैसे कोई भी आदमी कोई जॉब करता है, ठीक है, कोई पेशा अपना रखा है, तो उसके जो उसमें भी उसको मूल्यों में रहकर अपने मूल्य स्थापित करने चाहिए या उन मूल्यों के तहत ही उनको अपना काम करना चाहिए। जैसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, काम में अपना मन लगाना चाहिए। इस तरह के मूल्यों के साथ में उसको आगे बढ़ना चाहिए, तो वो साध्य मूल्य को प्राप्त कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था इनका वो था अपमूल्यों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसवैल्यू। समाज में मूल्यों के साथ साथ अपमूल्य भी पाए जाते हैं। अपमूल्य से तात्पर्य सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा करना, उन्हें स्वीकार करना या उनके विरुद्ध आचरण करना। अपराध, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा आदि सामाजिक अपमूल्य ही है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे समझ आ रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका सामाजिक पारिस्थितिकी, ये सोशल इकोलॉजी। अगला जो इनका कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने वो था सामाजिक पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी।
सामाजिक पारिस्थितिकी संबंधित विचार इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल इकोलॉजी कब लिखी थी इन्होंने? 1945 में लिखी थी। बुक का नाम था सोशल इकोलॉजी में थी। मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के दो पहलुओं का उल्लेख किया। पहला था व्यवहारिक पारिस्थितिकी और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। ये याद रखने की बात है, अप्लाइड इकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ठीक है। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं का बहुत अधिक महत्व है, जिनके साथ मानव को आज भी अनुकूलन करना पड़ रहा है, जबकि उसने विज्ञान की सहायता से प्रकृति से विजय की घोषणा कर दी है। ठीक है। प्रकृति पर विजय के लिए मानव को प्रकृति का अनुसरण तो करना ही होगा। इसके अभाव में प्रकृति में असंतुलन पैदा होगा, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक विपदाएं आने की संभावनाएं रहती है। ठीक है। जो हमारी पारिस्थितिकी है, जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे बड़े शहर हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पेड़ों की कटाई हो रही है, और धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो हमने अपनी जो इकोलॉजी है उसका हमने ध्यान नहीं रखा, उसका बहुत ज़्यादा दोहन किया, और बदले में हमने उनको वापस कुछ नहीं दिया। ठीक है। इसकी वजह से जो पारिस्थितिकी असंतुलन की दशा बन रही है और प्राकृतिक विपदाएं आने की संभावनाएं भी बढ़ रही है। तो सामाजिक परिस्थिति के लिए उन्होंने यही बोला था कि प्राकृतिक जो पारिस्थिति है, जो ह्यूमन पारिस्थितिकी है, उसके साथ में अनुकूलन करना समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट जो उनका कॉन्सेप्ट था वो था प्रादेशिक समाजशास्त्र, रीजनल सोशोलॉजी। प्रादेशिक समाजशास्त्र में संबंधित विचार इन्होंने अपनी पुस्तक रीजनल सोशोलॉजी में दिए। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1926 में। इन्होंने बताया कि किसी एक प्रदेश विशेष की प्राकृतिक विशेषताएं वहाँ के निवासियों के कार्यों, प्रथाओं, संस्थाओं, मनोवृत्तियों, आचारों एवं चरित्र को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको समझने के लिए हम एक ट्राइबल एरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई ट्राइबल एरिया है जो पहाड़ों में रहता है। ठीक है। वहाँ का जो इकोलॉजी है वो ट्राइबल एरिया के अकॉर्डिंग ही होगा। ऊंचाई होगी, जो वहाँ का वनस्पति है उसमें भी वो भी थोड़ा अलग होगा। ठीक है। रोज़गार का जो व्यवस्था है वो भी अलग टाइप की होगी। जैसे टूरिस्ट पैलेस है तो टूरिस्ट वहाँ से उनको जो आमदनी होनी है वो उससे होगी। ठीक है। तो लोगों का जो वहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था है वो वहाँ के निवासियों के जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है। यही इन्होंने रीजनल सोशोलॉजी में बताया था। नेक्स्ट जो इन्होंने दिया था वो था सामाजिक पुनर्निर्माण या सोशल रिकंस्ट्रक्शन। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि किसी भी देश में जब सामाजिक विघटन और संघर्ष के कारण सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तथा समाज समस्याग्रस्त हो जाता है, तब ये आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा उसे पुनः संगठित और व्यवस्थित किया जाए। डॉक्टर मुखर्जी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक सभी क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का उल्लेख किया है। उन्होंने माना है कि अगर मान लो राजनीतिक स्तर पर अव्यवस्था होती है तो उसका पुनर्निर्माण भी होना चाहिए, आर्थिक स्तर पर होती है तो उसका होना चाहिए, औद्योगिक स्तर पर अगर कोई अव्यवस्था होती है तो उसका पुनर्निर्माण होना जरूरी है समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो ज़रूरी बुक्स हैं याद करने के लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो है, मैंने रेड मार्क कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916 में लिखी इन्होंने, पहली पुस्तक थी इनकी ये। रीजनल सोशोलॉजी इन्होंने 1926 में लिखी। द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया 1927 में लिखी। सोशल इकोलॉजी 1945 में लिखी इन्होंने। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ 1949 में लिखी। द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ इन्होंने 1964 में लिखी। ठीक है। तो ये बुक्स याद रखने की ज़रूरत है। तो ये थे राधा कमल मुखर्जी। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉच।